हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने क्लास 11th का आपका बीएसटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बेटा। उसमें हमने प्राइवेट और पब्लिक के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया था, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लिया था, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ लिया था। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है पब्लिक कॉरपोरेशन। और ये बहुत बार पेपर में आता है। पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है, उसके फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, सब कुछ कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में। जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा वही आपके बेटा नोट्स भी आपके बन जाएंगे और आप पूरा उसी को लिख सकते हो पेपर में, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो करते हैं बेटा स्टार्ट अप। तो बेटा करते हैं स्टार्ट। देखो, पहले हम करते हैं अपना मीनिंग ही, कि क्या मीनिंग है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, और यही आपके नोट्स बन जाएंगे। अगर आप इसी को स्क्रीनशॉट ले लेते हो या इसी को लिख लेते हो बेटा नोट पे, आपको याद भी हो जाएगा और यहीं से आपके नोट्स बन जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, टॉपिक था हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, पहले मीनिंग पढ़ते हैं। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान से समझना बेटा। जैसे LIC है, कुछ एग्जांपल देखो। SBI का बैंक आप सबने सुना होगा, LIC भी आप सबको पता होगा। ONGC क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा, बहुत सारे और एग्जांपल वगैरह है, अथॉरिटी वगैरह ये है। अब ये क्या है, ध्यान से समझना। जो LIC बना हुआ है ना बेटा, वो पार्लियामेंट में स्पेशल एक एक्ट पास किया गया। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे, उनको लगा कि हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए, एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए। क्या प्रोवाइड कराए, पॉलिसी प्रोवाइड कराए। LIC पॉलिसी बेस्ड है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उसके लिए एक एक्ट पास किया गया। उस एक्ट में लिखा गया सब कुछ कि ये क्यों बनाया जा रहा है, इसके राइट्स क्या होंगे, इसकी लिमिटेशन क्या होगी, सब कुछ उस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया। ऐसे ही आपने एक नाम और सुना होगा, कॉमर्स स्टूडेंट हो, सबने सुना होगा, ICAI। कॉमर्स वालों के लिए भगवान का मंदिर है ये। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, वो भी बेटा जो है वो सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अगर आप ICAI का लोगो ओपन करते हो, देखो खोल के मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप ICAI का वाईफाई ओपन कर लेते हैं, पहले ICAI को सर्च करते हो बेटा, तो आप देखोगे इसकी इमेजेस में अगर आप जाते हो, जो ICAI का लोगो है, ये जो ICAI का लोगो बना हुआ है ना, ये बेटा इसके साथ लिखा होता है कि ये सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं। कोई ये देखो, ये फोटो में देखो आप, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ लिखा हुआ है सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949 की 1949 में एक एक्ट पास किया गया, उसमें ये ICAI बनाया गया अलग से। जब गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भाई, हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है जो अकाउंटिंग सिखाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट के होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट के अंडर ही हो रहे होते हैं। अभी सीखेंगे गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, इसका क्या नहीं आता। जो एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट से, तब फॉर्म हुए, तब बने, उन्हें क्या बोलते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब आते हैं बेटा इसके फीचर्स में। अब जब भी आप फीचर्स पढ़ो, पहले वाईफाई कर देते हैं बंद। जब भी आप फीचर्स को पढ़ोगे बेटा, आपने एक बात याद रखनी है कि फीचर्स आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे अगर आपको किसी चीज का मीनिंग आता है। जब आप 12th की BST में जाओगे ना बेटा, तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपको मीनिंग याद नहीं होगा तो आपको फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स याद नहीं होंगे। लेकिन आपने अगर फीचर भी देखो, हमने मेरिट, डीमेरिट फीचर्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको मोस्टली फीचर्स पता होंगे क्योंकि आपने मीनिंग पढ़ लिया। तो पहला फीचर क्या है, इट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमने मीनिंग में पढ़ा, तो वहीं से फीचर बन गया। बच्चों की बहुत कंप्लेंट होती है, बच्चे बहुत ये बोलते हैं कि सर हमसे BST याद नहीं होती, सबके मेरिट, सबके डीमेरिट, सबके फीचर्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप मीनिंग को सही से समझ लोगे तो आप फीचर्स अपने आप उसी मीनिंग से पॉइंट्स में बना सकते हो। पहला हो गया बेटा। सेकंड में आते हैं द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन, की इसके पास क्या राइट्स हैं, पावर क्या है इंस्टीट्यूशन के पास, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया, और क्या लिमिटेशन है।
वो सब कहाँ पे डिफाइंड है? जो एक्ट पास हुआ है उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अगर LIC को अपनी पावर्स देखनी है, अपने ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्यों हमें बनाया गया था, या अपनी लिमिटेशंस देखनी है कि ये चीज हमारे अंडर आती भी है या नहीं आती, तो वो कहाँ पे चेक करेगा? अपने एक्ट में बेटा। नेक्स्ट, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये वर्ड तो सेकंड चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जिन्होंने सेकंड चैप्टर नहीं किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बेटा। ये जो है होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि इसके मेंबर्स अलग हैं और जो इंस्टीट्यूशन है वो अलग है। मतलब ये इंस्टीट्यूशन अपने नाम से एसेट खरीद सकता है, अपने नाम से एसेट बेच सकता है, ये किसी पे केस कर सकता है और इसके ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। फोर्थ पॉइंट बेटा, द मेन मोटिव क्यों बनाया गया इस इंस्टीट्यूट को? पब्लिक कॉर्पोरेशन जितने भी होते हैं मोस्टली, ताकि वो जनरल पब्लिक को क्या दे सकें? सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इनका मेन मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करें। अगर ये लॉस में जा रहे होते हैं तो गवर्नमेंट इनको फंडिंग देती है, अपने जो भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है, पैसा कमा रही है, उससे इनको पैसा प्रोवाइड कराती है बेटा। नेक्स्ट इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। अकाउंटेबल मतलब किसको जवाब देंगे अगर कल को इनका काम नहीं चल रहा, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ये किसको जवाब देंगे? तो इन्हें पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जवाब देने का मतलब है डायरेक्टली जनरल पब्लिक को आप आंसरेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज इट्स ओन रूल। इनके खुद के रूल होते हैं। किस चीज के रूल होते हैं? ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेटा लोगों की भर्ती करना, अपने बिजनेस में लोगों को एनकरेज करना कि आओ हमारे यहाँ पे जॉब करो। तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि किसी पर्सन को कैसे जॉब मिलेगी, ये अपने अकॉर्डिंग इनके रूल बने हुए हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब आप इजी लैंग्वेज में समझो सैलरी, कि कितनी सैलरी, किसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, वो भी इनका अपना रूल होता है अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज के लिए, जो इनके एक्ट में ही लिखा होता है। लास्ट पॉइंट, द अकाउंट्स ऑफ इट आर जनरली ऑडिटेड बाय। ऑडिटेड का मतलब क्या होता है? कॉमर्स वाले हो, मेन वर्ड है आपके लिए ये कि अकाउंट्स की चेकिंग करना, कि इन्होंने जो अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं वो एज पर लॉ है या नहीं है। तो जो ये ऑडिट होता है ये कौन करता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको बोलते हैं CAG। न्यूज चैनल अगर आपने देखा हो, कभी गलती से नजर चली गई है उस पर बेटा, तो CAG ही सारे गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है या बॉडी कॉर्पोरेट है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इनका ऑडिट कौन करता है? CAG बेटा। ये हो गए फीचर्स 6 हैं। एटलीस्ट आपको 4 याद होने चाहिए, आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि 4 मार्क्स में पूछता है फीचर। अब आओ इसके मेरिट्स में, कि मेरिट्स क्या है। तो पहला मेरिट, पहली एडवांटेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रीडम। अब आपको अगर ऑटोनॉमी या वर्ड याद ना रहे तो फ्रीडम वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा जो टॉपर होता है क्लास का उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, हम भी इतना लिख के आते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते। तो अगर आप फ्रीडम वर्ड लिखोगे तो शायद कम मार्क्स मिले, ऑटोनॉमी वर्ड लिखोगे तो ज्यादा मिले, क्योंकि आप बुक का, लॉ का वर्ड यूज कर रहे हो जो एक्चुअल में यूज होना चाहिए BST में। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जो पेपर वर्क है वहां पे, कि काम, डेली के काम कैसे होंगे, कौन सा प्रोसीजर कैसे होगा, क्या रूल्स लगेंगे, स्टेप्स लगेंगे, तो इनको उस चीज की छूट होती है। ये अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस होती है पूरी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर इनको लग रहा है ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अगर ICAI को लग रहा है कि पेपर का पैटर्न ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पेपर की टाइमिंग ये होनी चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उसको कहीं से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है बेटा। सेकंड है क्विक डिसीजन। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें रेड टेपिज्म नहीं होता। रेड टेपिज्म हमने किसमें पढ़ा था? गवर्नमेंट कंपनी में या फिर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में। इसमें मतलब कोई भी काम ना ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, एक फाइल नीचे लेवल से ऊपर लेवल में जाएगी, फिर और ऊपर में जाएगी, फिर मिनिस्टर पे पहुंचेगी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए एज कंपेयर टू अदर्स ये रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है और डिसीजन इसमें जल्दी लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती। थर्ड पॉइंट, सर्विस मोटिव। ये मैंने आपको अभी वही मीनिंग में आ गया फिर से, कि मेन एम इनका क्या होता है? सर्विस देना। किसको सर्विस देना? जनरल पब्लिक को।
प्रॉफिट इनका सेकेंडरी एम हो सकता है, प्राइमरी एम नहीं होता। प्राइमरी एम क्या है? सर्विस प्रोवाइड कराना। आगे देखो एफिशिएंट स्टाफ। अब देखो इनको ऑटोनॉमी है, ये अपने अकॉर्डिंग सैलरी फिक्स कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कितना पैसा खर्च करना है वो कर सकते हैं। तो जब इस तरह की फ्रीडम होती है तो ये अपने स्टाफ के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो अच्छे से काम करे। एफिशिएंट मतलब लो कॉस्ट में अच्छे से, ऐसे एक वर्ड होता है इफेक्टिव, कि जिस टाइम पे बोला गया उस टाइम पे काम हो, वो तभी हो पाएगा जब आपके एम्प्लॉय खुश हैं, अगर उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। दे हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट। जो भी इनका रेम्यूनरेशन होता है, कितना पैसा देना है, या जो रिक्रूटमेंट होता है वो अपने अकॉर्डिंग होता है। तो एम्प्लॉइज भी अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जो प्रोफेशनल होंगे, अच्छे होंगे। सो दे कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी टू देयर स्टाफ, कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो सही से काम कर पाए। बेटा लास्ट टॉपिक डीमेरिट्स, कि क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमियां हैं इसका। तो ऑटोनॉमी ऑन पेपर, ऑटोनॉमी में भी बताया फ्रीडम, बोला तो जा रहा है कि इन्हें फ्रीडम है कि हर काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन बेटा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो इनके डिसीजन में इंटरफेयर करते ही करते हैं। ये देखो लिखा हुआ ऑफ्टन इंटर विद द वर्किंग ऑफ देयर कॉर्पोरेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना बेटा, उनका जब सिलेक्शन करना होता है तो वो पावर काफी हद तक गवर्नमेंट के हाथ में होती है। आप सबको पता है गवर्नमेंट का काम कैसा होता है, तो वहां पे इनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी फ्रीडम जो है वो सिर्फ पेपर्स में लिखी रह जाती है, एक्चुअल में इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती। नेक्स्ट पॉइंट लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब एक पर्सन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर ही नहीं रहा, उसको अपनी सैलरी मिलनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे बिजनेस को लॉस हो रहा हो, तो क्या वो अपने आप को कभी इंप्रूव करेगा? क्या वो ऐसा सोचेगा कि मैं एक ऐसा स्टेप लूं कि जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट हो? नहीं सोचेगा ना। तो इनिशिएटिव मतलब खुद कदम उठाना, और लैक मतलब कमी। तो इस चीज की बहुत कमी होती है। द एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन डज नॉट टेक एनी इनिशिएटिव to increase the profit as they do not have to face any competition। एक और पॉइंट देखो कि इनका कोई कंपटीशन नहीं होता। पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है ICAI जो सीए कराता है। LIC गवर्नमेंट वाली एक ही है, प्राइवेट बहुत सारी है, लेकिन इंश्योरेंस करवाने वाली सबसे बड़ी LIC है। SBI का कोई कंपटीशन नहीं है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक है, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स देता है, तो इनको कभी डर नहीं होता कि लॉस में भी चले गए तो चले गए, हमारा कोई कॉम्पिटिटर इतना बड़ा है भी नहीं, अगर होगा भी तो गवर्नमेंट का तो सपोर्ट हमें है, तो ये इनिशिएटिव नहीं लेते। नेक्स्ट वर्ड अनफेयर प्रैक्टिस। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, कई बार ये वो भी करते हैं। जैसे ICAI क्या करता है, बच्चों को फेल कर देता है, जो बच्चे पास भी हो रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये लोग कभी कभी हाई प्राइसेस चार्ज कर लेते हैं। रेलवे है, रेलवे वैसे आता तो नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, एग्जांपल लिया जाए, रेलवे का कोई कंपटीशन नहीं है, रेलवे चाहे तो जितना मर्जी प्राइस अपना बढ़ा सकता है। समटाइम्स द पब्लिक कॉर्पोरेशन मे इंक्लूड इन अनफेयर प्रैक्टिस लाइक दे मे चार्ज हाई प्राइस टू कवर लॉसेस। अगर इन्हें लॉस हो रहा है तो हो सकता है ये हाई प्राइस चार्ज करने लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, फिर वीडियो हो जाएगी आपकी फिनिश। रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब होता है नॉट फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है या फिर बहुत कठोर है। स्ट्रक्चर मतलब फ्रेमवर्क, जो इनका फ्रेमवर्क बना होता है कि ये आपका चेयरमैन है, फिर उसके नीचे मैनेजर है, जो पर्सन है, एम्प्लॉइज हैं, ये रूल्स हैं, ये इजीली चेंज नहीं हो पाते बेटा, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए पूरा का पूरा एक्ट चेंज करना पड़ेगा। आपने एक्ट में एक चीज लिख दी, आपने बोला है तभी चेंज होगा जब पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे और वो एग्री होंगे। अब हो सकता है ना सारे एग्री ना हो, एक पार्टी एग्री हो, दूसरी पार्टी एग्री ना हो, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो द ऑब्जेक्टिव एंड द पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट ओनली। सिर्फ एक्ट में लिखा है इफ देयर इज एनी नीड ऑफ चेंज, अगर जरूरत पड़ भी जाए किसी चेंज की, देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। एक ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, और एक टाइम कंज्यूमिंग है। साथ में आप लिख सकते हो कि कॉस्ट भी लगती है, इसमें कॉस्ट भी आपकी बहुत ज्यादा लग जाती है।
ये हो गया बेटा हमारा टॉपिक पूरा फिनिश। 15 मिनट्स लगे लेकिन अच्छे से हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, इस टॉपिक का चैप्टर का मतलब वो है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। इसकी मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, कैसे वो काम करती है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कोई डाउट्स आते हैं कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।